हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कटलर बैकेट के ऑर्डर पर पोर्ट रॉयल सिटी के उन लोगों को फांसी की सजा दी जा रही है जो किसी न किसी तरह से समुद्री लुटेरों से अपना वास्ता रखते हैं या किसी भी तरह से उनको मदद पहुंचाते हैं, और इसीलिए बच्चों से लेकर जवान तक सभी को फांसी के फंदे से लटकाकर मार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और बरबूसा साओ फेंग नाम के एक समुद्री लुटेरे से मिलने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस सिंगापुर में भी फैला लिया है। साओ फेंग से मिलके एलिजाबेथ और बरबूसा उसे बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कटलर बैकेट धीरे धीरे समुद्री डाकुओं को खत्म कर रहा है और अब बचने के लिए हम समुद्री डाकुओं को एक मीटिंग करनी चाहिए, और इस पूरे समंदर में तुम्हारे और मेरे जैसे 9 और समुद्री लुटेरे हैं, जिसमें से जैक स्पैरो भी एक है, और इस मीटिंग में सभी 9 लुटेरों का होना जरूरी है। और क्योंकि जैक अब डेवी जोन्स के मौत के जाल में फंसा हुआ है, तो हम सबको सबसे पहले उसे छुड़ाना होगा, और जैक को वहाँ से वापस लाने के लिए हमें एक जहाज और कुछ नाविकों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस समय तुम जहाज और कुछ नाविक देकर हमारी मदद करो। साओ फेंग बोलता है कि बैकेट और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हम लुटेरों की बिरादरी कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि उनसे हाथ मिला लिया जाए। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम लोग जैक स्पैरो को मौत की दुनिया से वापस ले आओ, ताकि मैं खुद ही उसे वहाँ वापस भेज सकूं, क्योंकि किसी समय उसने मेरी इंसल्ट की थी और मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ। इस डिस्कशन के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाही वहाँ पर हमला कर देते हैं, लेकिन साओ फेंग की मदद से बारबोसा, विल और एलिजाबेथ एक जहाज से किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही साओ फेंग उन्हें एक नक्शा भी देता है जो कि दुनिया के अंत तक का रास्ता बताता है। हम देखते हैं जैक को डेवी जोन्स के मौत के जाल से वापस लाने के लिए वो सब निकल पड़ते हैं दुनिया के अंत तक के सफर पर। अब बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिलती, जिससे निराश होकर 2 नाविक टिया डेल्मा से पूछते हैं कि जैसे तुम बरबूसा को वापस लेकर आई हो, उसी तरह तुम जैक को भी वापस क्यों नहीं लेकर आती हो। टिया डेल्मा उनसे बोलती है क्योंकि बरबूसा मारा गया था और उसे वापस लाना आसान था, लेकिन जैक मरा नहीं है, वो डेवी जोन्स के मौत के जाल में फंसा हुआ है और वहाँ तक मौत नहीं पहुँच सकती। वहाँ सजा देने के लिए लोगों को ऐसे ही फंसा कर रखा जाता है, और अब जैक को वहाँ से वापस लाना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि अपने पास नक्शा होने के बावजूद भी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। बरबूसा बोलता है कि दुनिया के अंत तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि वहां से वापस आना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लॉर्ड बैकेट डेवी जोन्स के दिल और काफी सारे सिपाहियों को लेकर फ्लाइंग डचमैन जहाज पर पहुंच गया है। वो डेवी जोन्स को बोलता है कि अब से तुम्हारा दिल इसी जहाज पर ही रहेगा और मेरे सिपाही हमेशा इसकी देखभाल करेंगे, जिससे कि तुम्हें हमेशा ये याद रहेगा कि फ्लाइंग डचमैन पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत चलेगी। क्योंकि डेवी जोन्स का दिल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में है, तो मजबूरन डेवी जोन्स को अब ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे झुकना ही पड़ता है और उसे उनके इशारों पर चलना पड़ता है। हम देखते हैं कि बैकेट अब डेवी जोन्स और उसके फ्लाइंग डचमैन जहाज की मदद से सारे समुद्री डाकुओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। दरअसल फ्लाइंग डचमैन समंदर का सबसे शक्तिशाली जहाज है और ये पानी के नीचे और ऊपर दोनों जगह तैर सकता है। आगे हम देखते हैं कि समंदर में कई दिनों के लंबे सफर के बाद बरबूसा की टीम एक बहुत बड़े खाई के सामने आ पहुंची है, जहां से नीचे गिरने पर उन सभी की मौत भी हो सकती है। सभी बचने के लिए जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। तब बरबूसा बोलता है कि दुनिया के अंत तक पहुंचने के लिए हम सभी को पहले खोना होगा, जिससे हम में से किसी को भी वहां तक पहुंचने के असली रास्ते के बारे में पता न चल सके। हम देखते हैं कि वो सभी अपने जहाज के साथ उस गहरे खाई में समा गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े नमक के रेगिस्तान में जैक अपने ब्लैक पर्ल जहाज के साथ फंसा हुआ है, लेकिन इस वीरान जगह में कई दिनों तक अकेले रहने की वजह से उसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया है। इसीलिए अब हमेशा उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। वो अब काल्पनिक दुनियाओं में ही रहता है, जहाँ वो कई सारे काल्पनिक लोगों से बातें किया करता है। हम देखते हैं कि जैक एक रस्सी से ब्लैक पर्ल को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने बड़े और भारी जहाज को खींचना उसके अकेले की बस की बात नहीं, इसलिए काफी कोशिशों के बाद वो थक कर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं हजारों की संख्या में सफेद रंग के केकड़े उसके जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। केकड़े ब्लैक पर्ल को खींचकर आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में जैक को होश आ जाता है। अपने सामने जहाज को आगे बढ़ते देख पहले तो जैक हैरान हो जाता है, फिर उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं बरबूसा, विल और एलिजाबेथ अपने बाकी साथियों के साथ समुद्र में एक अनजान जगह पर पहुंचे हैं
कुछ समझने से पहले ही वो देखते हैं सामने रेगिस्तान से जैक ब्लैकपर्ल के साथ समंदर की ओर बढ़ रहा है। अपने सामने जैक को इस हाल में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब इन सब को देखकर जैक को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो लोग सच में जैक के सामने खड़े हैं। वो सोचता है कि शायद ये भी उसकी कल्पना ही है। जैक को यकीन दिलाने के बाद सभी ब्लैकपर्ल के साथ समंदर में वापस आ जाते हैं। उसी रात दो नाविक देखते हैं कि समंदर में बहुत सारी आत्माएं मौत के बाद दुनिया के दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। तब डेल्मा उनसे बोलती है, दरअसल ये काम डेवी जोन्स का था। जो भी लोग समंदर में मारे जाते हैं उन सब की आत्माओं को दुनिया के दूसरी तरफ ले जाने का काम डेवी जोन्स को सौंपा गया था। ये जिम्मेदारी समंदर की देवी कैलिप्सो ने उसे दी थी। इस काम की वजह से वो हर 10 साल में एक बार जमीन पर अपना पैर रख सकता है और वो पूरा एक दिन अपने सच्चे प्यार के साथ बिता सकता है। लेकिन अचानक डेवी जोन इस काम को करना बंद कर देता है। इसीलिए डेवी जोन्स को उसने श्राप दे दिया और वो ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाले एक राक्षस में बदल गया। सभी नोटिस करते हैं कि सारी आत्माएं नाव में बैठकर समंदर में आगे बढ़ रहे हैं और उनमें से एक नाव में एलिजाबेथ के पिता मिस्टर स्वान भी मौजूद हैं। एलिजाबेथ वहाँ अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें जहाज में वापस बुलाती है। जैक एलिजाबेथ को बोलता है कि उसके पिता मर चुके हैं और उनके लिए वापस आना अब संभव नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ इस बात पर यकीन नहीं कर पाती है। इसीलिए वो बार बार अपने पिता को आवाज लगाती है। कुछ देर में मिस्टर स्वान उसकी आवाज सुनते हैं। वो बोलते हैं, मैं अब मर चुका हूँ और वापस आना नामुमकिन है। दरअसल मुझे डेवी जोन्स के दिल के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए बैकेट ने चालाकी से मुझे मरवा दिया। और अगर अब कोई डेवी जोन्स के दिल को मार दे तो उसे अपना दिल उस संदूक में रखकर जिंदगी भर के लिए फ्लाइंग डचमैन जहाज का कैप्टन बनना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइंग डचमैन जहाज पर हमेशा के लिए एक कैप्टन की जरूरत होती है और जो डेवी जोन्स को मारेगा उसी को अपना दिल उस संदूक में रखना पड़ेगा। ये बातें बताते हुए उसके पिता धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि नक्शा होने के बावजूद काफी दिनों तक समंदर में भटकने के बाद भी उन्हें दुनिया में वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलता। डेल्मा उनसे बोलती है, अगर आज रात से पहले हम इस जगह से ना निकल पाए तो मुझे डर है हमें इस दिशाहीन समंदर पर बर्बाद होकर हमेशा के लिए दोनों जहां के बीच भटकना होगा। अचानक से जैक नोटिस करता है कि उस नक्शे में लिखा है अप इज डाउन, मतलब ऊपर ही नीचे है। जैक समझ जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें जहाज को समंदर में पलट देना होगा। सभी बहुत कोशिशों के बाद जहाज को समंदर में पलट देते हैं। हम देखते हैं कि जहाज के पलटने के कुछ ही देर में वो असल दुनिया में लौट आए हैं। असल दुनिया में वापस आते ही एलिजाबेथ, विल और बारबूसा जैक को समुद्री डाकुओं के मीटिंग के बारे में बताते हैं। पहले तो जैक मीटिंग के लिए नहीं मानता, लेकिन बाद में अपनी सहमति दे देता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि साओफेंग और बैकेट अपनी अपनी टीम के साथ पहुँच गए हैं। दरअसल विल ने साओफेंग के साथ एक डील की थी कि अपने पिता को फ्लाइंग डचमैन जहाज से मुक्ति दिलाने के लिए उसे ब्लैकपर्ल जहाज की जरूरत थी। इसीलिए वो साओफेंग को जैक, बारबूसा और बाकी सबको हैंडओवर कर देता है। इधर साओफेंग भी बैकेट के साथ एक डील करके आया है कि इन सभी को पकड़वाने के बदले उसे अपनी रिहाई चाहिए थी, जिससे समुद्री डाकुओं का सरदार बनने के लिए फ्यूचर में उसे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हम देखते हैं कि बैकेट जैक को बोलता है कि तुम मौत के जाल से बच कर निकल गए हो। डेवी जोन्स को अगर ये बात पता चल गई तो फिर वो तुम्हें मार देगा। अगर तुम मुझे समुद्री डाकुओं के बारे में कुछ राज बता दो, जैसे उनकी मीटिंग कहाँ है, लुटेरों के सरदार कौन है, उन 9 सिक्कों के पीछे क्या राज है, तो मैं डेवी जोन्स को तुम्हारे जिंदा होने के बारे में नहीं बताऊंगा और फ्यूचर में भी तुम्हें उससे बचाऊंगा। दूसरी ओर बारबूसा साओफेंग को बोलता है, तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्यों हाथ मिलाया, जबकि इनसे निपटने का हम लुटेरों के पास अभी भी एक चांस है। आज से बहुत साल पहले जब पहली बार हम समुद्री लुटेरों की मीटिंग थी, तब सभी ने मिलकर समंदर की देवी कैलिप्सो को एक इंसानी शरीर में कैद कर दिया था। अब अगर हम उस समंदर की देवी कैलिप्सो को आजाद कर दें और उससे इस लड़ाई में मदद मांगे तो वो जरूर जीतने में हमारी मदद करेगी। उसकी ये बात सुनकर साओफेंग उससे सहमत हो जाता है। वो वहाँ से बारबूसा और ब्लैकपर्ल को लेकर भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि बारबूसा ने साओफेंग को बताया था कि कैलिप्सो इंसानी शरीर में उनके जहाज पर ही मौजूद है। ये सुनकर साओफेंग सोचता है शायद एलिजाबेथ ही असली कैलिप्सो है। वो एलिजाबेथ को अलग से बुलाकर उससे बातें करता है, लेकिन उसी समय डेवी जोन्स बैकेट के ऑर्डर पर अपनी टीम के साथ उनके जहाज पर हमला कर देता है। कुछ ही देर में ये सब डेवी जोन्स से हार जाते हैं। हम देखते हैं इस लड़ाई में साओफेंग मारा गया है, लेकिन मरने से पहले उसने एलिजाबेथ को अपनी जगह सरदार घोषित कर दिया है। एक ही पल में अब एलिजाबेथ उन 9 में से एक सरदार बन गई। उसी समय हम देखते हैं कि जेम्स नॉरिंगटन वहाँ पहुँचता है। एलिजाबेथ जेम्स को बताती है कि बैकेट ने उसके पिता को मार दिया है। जेम्स बोलता है, ये सब कब हुआ, मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं पता था। एलिजाबेथ बोलती है, तो अब तो पता चल गया ना,
तो अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसके साथ हो। हम देखते हैं कि ब्लैकबर्ड को एक रस्सी से दूसरे जहाज द्वारा खींच के लेकर जाया जा रहा है। उसी के साथ ही एलिजाबेथ और बाकी के लोगों को फ्लाइंग डचमन जहाज के नीचे एक तहखाने में बंदी बना के रखा गया है। यहाँ एलिजाबेथ की मुलाकात होती है विल के पिता बूटस्ट्रैप टर्नर से। यहाँ हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप का पूरा शरीर जहाज के अंदर समाया हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो वो उसी जहाज का एक हिस्सा है और अब वो अपनी बहुत सी यादों को खो चुका है। पिछले पार्ट में जब उसने विल को भागने में मदद की थी, उसके बाद से सजा के तौर पर उसे ऐसा बना दिया गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्लैकबर्ड जहाज में विल बहुत टेंशन में है, क्योंकि अपने पिता को बचाने के लिए उसे डेवी जोन्स के दिल को मारना होगा और जो भी उसे मारेगा उसे डेवी जोन्स की जगह जिंदगी भर के लिए कप्तान बन के रहना पड़ेगा और अपने पिता को बचाने के लिए उसे एलिजाबेथ को जिंदगी भर के लिए खोना पड़ेगा। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तब जैक उसकी सारी बातें सुनने के बाद बोलता है, ठीक है, तुम्हारी जगह मैं डेवी जोन्स को मार दूंगा, जिससे तुम अपने पिता और एलिजाबेथ दोनों के साथ रह सकते हो और मैं हमेशा के लिए डचमन जहाज का कैप्टन बनकर समंदर पर राज कर सकूंगा। साथ ही वो विल को बोलता है कि तुम बैकेट और उसके सिपाहियों को लेकर मीटिंग में पहुंचो। इसके बाद वो विल को अपने कंपास के साथ धक्का देकर समंदर में गिरा देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी रात जेम्स एलिजाबेथ और इसकी टीम को फ्लाइंग डचमन जहाज से भागने में मदद कर रहा है। हम देखते हैं कि उसी समय विल के पिता बूटस्ट्रैप टर्नर आकर जेम्स को कैदियों को भागने में मदद करने के लिए तलवार से मार देता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप अपनी मेमोरी को खो चुका है। इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि असल में वो किसके साथ है। आगे हम देखते हैं कि सभी जैक की मदद से समुद्री लुटेरों के मीटिंग में पहुंच रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टिया डेल्मा ही कैलिप्सो है। वो कैप्टन बरबूसा को बोलती है, मैं तुम्हें मौत के मुंह से इसलिए बचा कर लाई हूँ जिससे कि तुम मुझे इस इंसानी शरीर से मुक्ति दिला सको, क्योंकि मुझे इस इंसानी शरीर में बंदी बनाते समय वहाँ 9 लुटेरे मौजूद थे और उस समय उन सभी के पास एक स्पेशल कॉइन था और अब मुझे इस शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए 9 लुटेरों के सरदार और उनके 9 कॉइन्स चाहिए। दरअसल कैलिप्सो इस समंदर की देवी थी और सालों पहले डेवी जोन्स इसी समंदर की देवी कैलिप्सो से प्यार करता था और कैलिप्सो के ही कहने पर वो फ्लाइंग डचमन जहाज का कैप्टन बनकर समंदर में मारे जाने वाले लोगों को दुनिया के दूसरी ओर लेकर जाता था और उसके बदले वो हर 10 साल में एक बार मिट्टी पर पैर रख सकता था और वो एक दिन वो अपने प्यार कैलिप्सो के साथ बिताया करता था। लेकिन 10 साल बाद जब समंदर में काम करने के बाद वो कैलिप्सो से मिलने पहुंचता है, वो देखता है कि कैलिप्सो वहाँ मौजूद नहीं है। इससे बहुत दुखी होकर डेवी जोन्स ने अपने दिल को उस संदूक में कैद कर रखा था और उसी के बाद से उसने कैलिप्सो का दिया हुआ काम भी बंद कर दिया। इसी वजह से धीरे धीरे डेवी जोन्स और उसके जहाज पर मौजूद सभी श्राप की वजह से समुद्री जीव की तरह दिखने लगते हैं। उसी समय डेवी जोन्स उन समुद्री लुटेरों को ये बता देता है कि कैलिप्सो को एक इंसानी शरीर में कैद किया जा सकता है और इन सब के बाद से ही कैलिप्सो इंसानी शरीर में कैद है और डेवी जोन्स एक राक्षस का शरीर लेकर इस समंदर में घूम रहा है। हम देखते हैं कि सभी 9 समुद्री लुटेरे मीटिंग में बैठे हैं और वहाँ सभी डिसाइड करते हैं कि सभी एकजुट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध करेंगे और इस लड़ाई के लिए वो सभी कैलिप्सो को उसके इंसानी शरीर से मुक्ति दिलाएंगे, जिससे कैलिप्सो उन्हें युद्ध के समय मदद कर सके। यहाँ हर एक सरदार के पास एक स्पेशल कॉइन है। सभी उन कॉइन्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं। हम देखते हैं कॉइन्स के रूप में टूटा हुआ ग्लास, ताश का पत्ता और इसी तरह का सामान ही स्पेशल कॉइन है। दरअसल जब पहली बार समुद्री लुटेरों की मीटिंग हो रही थी तब वो इतने गरीब थे कि उनमें से किसी के भी पास एक कॉइन तक नहीं था। इसीलिए तब जिसके पास जो भी था उसे ही कॉइन की तरह यूज कर लिया था और इन्हीं कॉइन्स की मदद से ही कैलिप्सो को जादू से इंसानी शरीर में कैद किया गया। इधर हम देखते हैं कि विल बैकेट के पास पहुंचा है। विल बैकेट को डेवी जोन्स और सभी समुद्री लुटेरों का ठिकाना बता देता है और बैकेट भारी मात्रा में सिपाहियों को लेकर मीटिंग की जगह पहुंचता है। दूसरी ओर लुटेरों के सरदार भी युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। हम देखते हैं कि सारे सरदार मिलकर उन 9 कॉइन्स में आग लगाकर कैलिप्सो को इंसानी शरीर से मुक्ति दिला देते हैं। लेकिन मुक्ति पाने के बाद कैलिप्सो उनकी मदद करने की जगह वहां से चली जाती है और अब इस युद्ध को जीतने की आखिरी उम्मीद भी उसके साथ ही चली गई है। थोड़ी ही देर में एक भयंकर युद्ध का आगाज हो गया है। एक तरफ से ब्लैक पर्ल जहाज और फ्लाइंग डचमन सबसे पहले एक दूसरे के सामने पहुंचते हैं, लेकिन उन दोनों जहाज में युद्ध शुरू होने से पहले ही समंदर में भयंकर तूफान आ जाता है और इसी बीच दोनों जहाज में भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई के बीच विल एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। एलिजाबेथ बोलती है, मुझे नहीं लगता कि शादी की बात करने का ये सही समय है। विल बोलता है, मुझे तुमसे अभी शादी करनी है, पता नहीं इसके बाद फिर कब समय मिलेगा। फिर विल और एलिजाबेथ कैप्टन बरबूसा को उनकी शादी करवाने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं कि इस भयंकर युद्ध के बीच विल और एलिजाबेथ शादी कर लेते हैं। अपनी शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं जैक फ्लाइंग डचमन जहाज से डेवी जोन्स के दिल को चुरा कर लाया है। अब जैक के डेवी जोन्स के दिल को चाकू से मारने से पहले ही डेवी जोन्स विल को अपनी तलवार से मार देता है। विल अपनी आखिरी सांस ले रहा था कि जैक और एलिजाबेथ विल के हाथों डेवी जोन्स के दिल को चाकू से मार देते हैं और डेवी जोन्स के मरते ही विल अब डचमन जहाज का नया कैप्टन बन गया है।
दरअसल विल के सीने में तलवार घुसने के बाद यही एकमात्र तरीका था उसे बचाने का। हम देखते हैं डेविड जोन्स के मरते ही फ्लाइंग डचमैन धीरे धीरे समंदर की गहराई में जा रहा है। अब बैकेट अपने जहाज के साथ ब्लैक पर्ल पर हमला शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लाइंग डचमैन जहाज समंदर की गहराई से ऊपर की ओर आ गया है और अब इस जहाज का नया कैप्टन विल है। उसके कैप्टन बनते ही उस जहाज में मौजूद सभी नाविक अपने श्राप से मुक्त हो गए हैं। सभी वापस इंसानी शरीर में आ जाते हैं। साथ ही विल के पिता को भी सब कुछ याद आ जाता है। अब जैक और विल दोनों ही मिलकर बैकेट को दोनों तरफ से घेरकर उस पर हमला शुरू कर देते हैं और मिनटों में ही बैकेट अपने जहाज के साथ खत्म हो जाता है। कैप्टन के मरते ही बैकेट के सभी सिपाही वहां से पीछे हट जाते हैं। इसी के साथ लुटेरों की बिरादरी इस लड़ाई को जीत जाती है। लड़ाई के खत्म होते ही विल और एलिजाबेथ दोनों एक द्वीप पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में सूरज डूबने वाला है। अब विल को उसके जहाज पर वापस लौटना होगा। आज के बाद वो फिर 10 साल बाद ही मिट्टी पर पैर रख सकता है। विल एलिजाबेथ को बोलता है कि मेरा दिल हमेशा से ही तुम्हारा था और हमेशा ही तुम्हारे पास रहेगा। तुम इसे अपने पास ही संभाल के रखना। इसके बाद वो संदूक को एलिजाबेथ को देकर वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले विल उसे बोलता है कि 10 साल बाद मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। एलिजाबेथ चुपचाप खड़ी रहती है, वो विल को सुनती रहती है। हम देखते हैं कि विल फ्लाइंग डचमैन जहाज को लेकर समंदर में कहीं खो गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक जब बंदरगाह पहुंचा तब मौका पाकर बारबोसा ब्लैक पर्ल को लेकर भाग गया। बारबोसा जहाज में नक्शे को खोलकर ये देखने की कोशिश करता है कि इसके बाद उन्हें किस ओर बढ़ना है, लेकिन वो देखता है नक्शे के अहम पार्ट को जैक ने काट के अपने साथ रख लिया है। उधर जैक समंदर में एक छोटे से नाव और उस नक्शे को लेकर निकल पड़ा है अमृत की खोज में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।